हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेड इजी। माय नेम इज़ प्रद्युम्न और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आपका जो जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर है, जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए का। आरएसएम एसएसबी इसे इस बार लेने वाली है और इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से जनरल इंग्लिश का जो पेपर है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए बगैर देरी किए हुए हम ये क्वेश्चन पेपर चालू करते हैं सॉल्व करना। मैं आपको बता दूं कि मैं ये क्वेश्चन पेपर पूरा डिटेल में आपको सॉल्व करवाऊंगा। इसमें लगभग 25 क्वेश्चंस हैं जो इंग्लिश के हैं, बाकी और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रहते हैं। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस मैं बहुत डिटेल में आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो चलिए बगैर देरी किए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं पिछले बार। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है 2011 का, और उसके बाद एक पेपर हुआ था, वो हुआ था 2013 में। तो हम दोनों ही पेपर की अलग अलग बात करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे 2011 में जो पेपर हुआ था उसकी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 आया था इसमें। इससे पहले हिंदी के क्वेश्चन हैं 25 और 26 जो ये क्वेश्चन है ये इंग्लिश का है। तो 26 क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। मैनी डिजीजेज वर फॉर्मली एट्रीब्यूटेड फिलअप। यहाँ पे आपको एक फिलअप करना है जिसमें प्रपोजिशन भरना है एक, विच क्राफ्ट। द करेक्ट प्रपोजिशन टू फिल अप द ब्लैंक इज। तो कौन सा इसमें भरेंगे, अभी इसका हिंदी मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। मैनी डिजीजेज वर फॉर्मली एट्रीब्यूटेड डैश विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट होता है जादू टोना, जो होता है टोने टोटके होते हैं उसको हम बोलते हैं। तो कई सारे जो डिजीजेज पहले हुआ करते थे उनका जो कारण माना जाता था वो जादू टोने टोटके को माना जाता था और उसी तरीके से उनका इलाज करने की कोशिश की जाती थी। तो हमको ये देखना है कि एट्रीब्यूटेड जो वर्ड है उसके बाद कौन सा प्रपोजिशन लगता है, और एट्रीब्यूटेड डैश विचक्राफ्ट ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन लगेगा। तो इसमें ना तो इनटू लगने वाला है, ना ऑफ लगने वाला है, ना फोर लगेगा। यहाँ पे करेक्ट जो प्रपोजिशन होगा वो टू होगा और इनको हम बोलते हैं फिक्स प्रपोजिशंस। तो फिक्स्ड कुछ प्रपोजिशंस होते हैं जो कई सारे वर्ड्स हैं उनके साथ में लगते हैं। तो एट्रीब्यूटेड जो वर्ड है उसके साथ में टू जो है वो लगता है प्रपोजिशन। इसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन, द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है हमें सेंटेंस का, और करेक्ट सेंटेंस करेक्ट हमें देखना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें तो कई जगह पे नॉट आता है, नो आता है, उनको आप अंडरलाइन कर लें, या आपसे ये बोल सकता है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो ऐसे जो वर्ड अगर क्वेश्चन में पूछे जाएं तो आप उनको अंडरलाइन कर लें, जिससे आपको आंसर को करने में आसानी रहे। कई बार क्या होता है कि आंसर में हमको फर्स्ट ऑप्शन में ही चीज़ दिख जाती है और हमें लगता है वही हमारा आंसर है, जबकि थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन होते हैं वो भी करेक्ट होते हैं। और जब फिर हमें ध्यान आता है कि क्वेश्चन में जो है वो एमआर सीट भरने के बाद याद आता है कि इसमें इनकरेक्ट पूछा है और इनकरेक्ट जो है वो सेकंड नंबर का ऑप्शन है, और इसमें मोस्टली फर्स्ट जो ऑप्शन रहता है वो करेक्ट दे देते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कहीं भी नो लगा हुआ हो, नॉट लगा हुआ हो, इनकरेक्ट पूछा हो तो आप उसको अंडरलाइन कर लें, जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको आसानी रहे। ठीक है, अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। संतोष खूब बांसुरी बजाती है। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि संतोष है वो बांसुरी बजाती है और खूब देर तक बजाती है, वो बहुत प्रैक्टिस करती है बांसुरी बजाने की। इसके कहने का मतलब ये है। तो पहला हम सेंटेंस देखते हैं, संतोष प्लेज फ्लूट वेरी वेल। तो उसमें ये बोल रहा है संतोष जो है वो फ्लूट को वेरी वेल बजाती है, बहुत अच्छे से बजाती है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि टाइम बताना चाह रहा है वो कि बहुत देर तक बजाती है, बहुत ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करती है। तो अच्छे से बजाती है इसका मीनिंग नहीं रहेगा। उसके बाद अभी हम सिर्फ उन ऑप्शंस को देखेंगे सबसे पहले जो गलत हैं, और फिर जो सही ऑप्शन होगा उसके बारे में मैं अच्छे से डिस्कशन करूंगा। थर्ड हमारा ये ऑप्शन है, ये भी गलत रहेगा क्योंकि इसका मीनिंग है संतोष प्लेज वेल ऑन द फ्लूट। संतोष जो है वो फ्लूट को बहुत अच्छे से बजाती है, इसका मीनिंग भी यही निकल रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। संतोष इज ए गुड फ्लूट प्लेयर, तो ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स है, ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। तो संतोष इज ए गुड फ्लूट प्लेयर, संतोष जो है वो फ्लूट प्लेयर है अच्छी, तो ये इसका मतलब नहीं निकल रहा। अब ये जो हमारा ऑप्शन सेकंड है ये बिल्कुल सही है, इसका जो मीनिंग है वो यही निकल रहा है कि संतोष प्लेज हार्ड ऑन द फ्लूट। हार्ड का मतलब है कि किसी भी चीज़ पर मेहनत ज़्यादा करना, किसी भी चीज़ पर ज़्यादा जोर देना, उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना। तो संतोष प्लेज हार्ड ऑन द फ्लूट, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशंस डज नॉट मैच करेक्टली, कौन से जो ट्रांसलेशन है डज नॉट मैच करेक्टली, तो डज नॉट को आप यहाँ ऐसे सर्कल कर लें या अंडरलाइन कर लें, जिससे आपको याद रहे कि हमको करेक्ट आंसर नहीं रॉन्ग आंसर देखना है कि कौन सा इसमें से गलत है। कल तक उसने परीक्षा नहीं देने का निश्चय नहीं किया था। ओके, इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ है, वो मैं आपको अच्छे से बताता हूं अभी। कल तक उसने परीक्षा नहीं देने का निश्चय नहीं किया था। ही हैड नॉट मेड अप हिज माइंड टू टेक द एग्जामिनेशन टिल यस्टरडे, तो इसमें इसका मीनिंग निकल रहा है कि उसने कल तक अपना मूड नहीं बनाया था एग्जाम देने का। यहाँ पे बोल रहा है परीक्षा नहीं देने का, तो एक तरह से यहाँ पे ये गलत हुआ। आगे मैं आप अभी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि क्या इसका आंसर होने वाला है। उसने चाय बिल्कुल नहीं पी, ही ड्रिंक लिटिल टी, उसने कम चाय पी, ना के बराबर पी। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल आपने पढ़ा होगा, ए लिटिल, लिटिल और द लिटिल आप जब देखेंगे तो ए लिटिल का मतलब होता है कि कुछ मात्रा में, लिटिल मतलब कुछ मात्रा में लेकिन पर्याप्त नहीं रहा, और द लिटिल मतलब उसके पास जितनी थी। अब उसके पास आधा कप भी चाय हो लेकिन वो पूरी पी गया, तो द लिटिल का मतलब है आपके पास जितना भी है उसका पूरे का आपने उपयोग कर लिया। तो उसने चाय बिल्कुल नहीं पी, ही ड्रैंक लिटिल टी, तो बिल्कुल भी नहीं पी क्या, ही ड्रैंक नो टी आता, लेकिन यहाँ पे उसने बोला है कि उसने थोड़ी चाय पी है। सीता अपनी माँ के पास बैठी है, सीता अपनी माँ के पास बैठी है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है सीता इज सिटिंग बिसाइड्स हर मदर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दो वर्ड होते हैं, ये आप अच्छे से देखना। पहला वर्ड होता है बिसाइड और दूसरा वर्ड होता है हमारे पास बिसाइड्स। तो बिसाइड का मतलब होता है पास में बैठना, पास में होना, और बिसाइड का मतलब होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, मतलब जो है उसके अलावा कोई चीज है उसका। ठीक है, तो बिसाइड सर मदर ये भी एकदम गलत हो गया। यहाँ की जलवायु मेरे लिए ठीक नहीं है, तो यहाँ की जलवायु मेरे लिए ठीक नहीं है। द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डज एग्री विद मी, ठीक है, मेरे लिए ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डज एग्री विद मी, तो एग्री विद होता है वो किसी पर्सन के लिए लगाते हैं, आई एग्री विद यू, तो मैं तुमसे सहमत हूं, तो ये भी इसमें गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत रहा है। इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं बन रहा है क्योंकि डज नॉट पूछा है, तो तीन तो पहले ही पूरे तरीके से गलत हो गए हैं, चौथा भी वहाँ पे गलत हो रहा है, तो इसका कोई आंसर नहीं बन रहा है। बिसाइड्स की वजह से ये गलत है, लिटिल की वजह से ये गलत है क्योंकि उसने कहा है कि बिल्कुल चाय नहीं पी, और यहाँ पे कुछ चाय पीने की बात वो कर रहा है। परीक्षा नहीं देने की बात कर रहा है, यहाँ पे बात आ रही है परीक्षा देने की बात कर रहा है, टेक द एग्जामिनेशन, और नीचे वाला तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है प्रपोजिशन की वजह से। तो इस क्वेश्चन में मैं जो मानता हूँ, मुझे लगता है कि 100% इसमें बोनस मार्क्स, जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा उनको बोनस मार्क्स मिले होंगे, क्योंकि इसका आंसर कोई भी निश्चित हम बता ही नहीं सकते कि क्या आंसर है, क्योंकि डज नॉट मैच करेक्टली पूछा है और चारों ही यहाँ पर गलत आ रहे हैं एक तरीके से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स एन एरर। अब कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा जो सेंटेंस है उसमें एरर दिया हुआ है, गलती दी हुई है। एवरीबडी एंड एवरी गर्ल इन आवर विलेज गो टू स्कूल। ओके, तो हर लड़का और हर लड़की हमारे स्कूल में हमारे विलेज की जाती है, तो जाता है जाती है, तो ये गोज आएगा यहाँ पर, गो नहीं आएगा क्योंकि वो प्लूरल नहीं हो रहा है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल ये प्लूरल नहीं बनता है, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की जाती है या जाता है, इस तरीके से इसका सेंटेंस बनेगा। दूसरा, व्हाट आई से एंड डू आर नन ऑफ योर कंसर्न्स, तो ये हम बाद में देखते हैं। ब्रेड एंड बटर हैव गॉन अप इन प्राइस, और ब्रेड एंड बटर होता है, इसको हम एक ही लेते हैं, तो हैज आ सकता था यहाँ पर, लेकिन हैव भी आ सकता है। ब्रेड और बटर को हम दो अलग अलग एंटिटी मान के चलें तो ये सही भी हो सकता है। उसके बाद द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ब्रेड एंड बटर वाला सेंटेंस भी बिल्कुल सही लग रहा है और ये वाला भी सही लग रहा है, तो फर्स्ट जो है उसमें गोज आना चाहिए। ओके, दूसरी बात, अब इस क्वेश्चन में ये भी सही हो सकता है, इसको गो के रूप में वो ले सकता है अगर उन्होंने लिया हो, तो इसकी आंसर की कहीं पे मैंने ढूंढने की कोशिश की, वो मिली नहीं। लेकिन यहाँ पे जो होता है व्हाट आई से एंड डू इज नन ऑफ योर बिजनेस होता है, तो इन दोनों में से कोई इसका आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर भी अगर या तो उन्होंने गलत आंसर दिया होगा, स्पिरिट जरूर लगी होगी, या फिर अगर सही आंसर इसमें माना जाए तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो ही इसमें सही आंसर इसका बनता है। ओके, अब हम बात करते हैं 30th क्वेश्चन की। 30वां क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है इन्होंने, ये हम देखने की कोशिश करते हैं।
तो 30th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। तो इनकरेक्ट पे वापस से हम अंडरलाइन कर लेते हैं जिससे हमें पता रहे कि हमें इनकरेक्ट पूछना है। ऑफ ऑल मैन ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ये बिल्कुल सही है कि सारे लोगों में वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। नो फ्यूअर देन 50 माइनर्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, तो फ्यू बिल्कुल सही यूज किया है यहाँ पे। फ्यूअर जो उसकी कंपेरेटिव डिग्री है वो एकदम सही इन्होंने यूज की है, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है तो फ्यूअर इसमें आप यूज कर सकते हैं। वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, तो ये बिल्कुल सही है। ही हैज द लाइटेस्ट टच ऑफ एनी म्यूजिशियन, तो इसको हम वापस देखते हैं बाद में। विच ऑफ द बेटर, विच इज द बेटर ऑफ द टू, तो ये भी सही हो गया। अब इसकी हम बात करते हैं, ये वाला पॉइंट क्या बोलता है। ही हैज द लाइटेस्ट टच ऑफ एनी म्यूजिशियन, तो लाइटेस्ट टच से बात आती है कि जब आप कंपेयर करते हैं किन्हीं चीज़ों के बीच में, तब यहाँ पे ये वाली कंडीशन बनेगी। और जब हम कंपेयर कर जाए ही इज द लाइटेस्ट टच देन एनी ऑफ द म्यूजिशियन, तो देन से यहाँ पर इसका कंपेरिजन होने वाला है, जो यहाँ पे नहीं किया है। तो इनकरेक्ट सेंटेंस हमारा हो जाएगा ये वाला, ये इसका आंसर होगा। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 31st क्वेश्चन की। 31st क्वेश्चन में क्या आएगा। विच सेंटेंस कंटेन्स एन इनकरेक्ट यूज ऑफ कंजंक्शन कनेक्टिव। इनकरेक्ट यूज बताना है आपको। अब फिर वापस से वही बात आती है कि करेक्ट नहीं इनकरेक्ट बताना है। आई सी यू ऑफनर देन हिम, ये बिल्कुल सही है। हमें ये लगता है कि ऑफन की जो कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती हैं वो मोर ऑफन और मोस्ट ऑफन हो सकती है, लेकिन साथ में मैंने कई जगह पे ये पता किया, रिसर्च की और देखा मैंने कि ऑफन की जो कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है वो ऑफनर भी हो सकती है। ओके, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तीसरा वाला देखते हैं। ही फ्लेड लेस्ट ही शुड बी किल्ड, और लेस्ट का जो सेंटेंस बनता है उसमें पहला वाला जो सेंटेंस रहेगा उसका फर्स्ट जो पार्ट रहेगा वो वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ रहता है, तो ये फ्लैट बिल्कुल करेक्ट है। ही वॉज अनॉयड दैट ही वॉज कॉन्ट्राडिक्टेड, वो अनॉयड हो गया क्योंकि उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया गया, उसकी बात को टाला गया या उसकी बात का विरोध किया गया, तो ये बिल्कुल सही। आई शैल नॉट गो विदाउट यू डू, यू डू नहीं है, वो कोई काम नहीं कर रहा। आई शैल नॉट गो विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा, तो सेकंड जो ऑप्शन होगा वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 32nd नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स नो एरर। नो एरर मतलब कोई भी एरर नहीं है, ऐसा कौन सा है, मतलब बिल्कुल सही कौन सा है। वी फेल्ट द होल बिल्डिंग टू वाइब्रेट, तो ये बिल्कुल गलत है। होल बिल्डिंग, वी फेल्ट सेकंड फॉर्म आ गई, उसके बाद द होल बिल्डिंग टू वाइब्रेट, तो टू वाइब्रेट नहीं आएगा, यहाँ पर वाइब्रेटिंग आएगा। हमने देखा कि पूरी बिल्डिंग थी वो हिल रही थी, ठीक है। रियरली ही हैज डिस्कस द सब्जेक्ट विद मी, ये बिल्कुल सही है कि बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो इस सब्जेक्ट को मेरे साथ डिस्कस करता है। ही इज माई कजन ब्रदर, ये बिल्कुल गलत है, और यहाँ पे ये गलत हो गया। ही इज माई कजिन ब्रदर, अब कजिन का मतलब ही होता है चचेरा और ममेरा, तो ही जब आपको पहले से ही दे दिया है तो इसका मतलब आपको लग रहा है वो मैस्कुलिन है, मतलब वो लड़का है, तो ब्रदर लगाने की यहाँ पे अलग से जरूरत नहीं पड़ती है। तो ही इज माई कजिन आता है या फिर शी इज माई कजिन आता है, तो कजिन के बाद आपको ब्रदर और सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको ही और शी से पहले से ही पता लग जाएगा कि वहां पे वो किसी लड़के की बात कर रहा है या किसी लड़की की बात कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वाला ये जो है ये भी बिल्कुल गलत है। ही इंसिस्टेड ऑन माई अकम्पनी हिम, ये बिल्कुल गलत है। ही इंसिस्टेड मी टू अकम्पनी हिम, इसका ऐसे बनेगा, ही इंसिस्टेड मी टू अकम्पनी हिम, ING यहाँ से हट जाएगा, तो ये इसका करेक्ट सेंटेंस रहेगा, ये बिल्कुल गलत है। तो रेयरली ही हैज डिस्कस द सब्जेक्ट विद मी, तो ये सेकंड जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 33rd नंबर क्वेश्चन की। 33वां सवाल क्या है वो देखते हैं। द करेक्ट सिनोनिम, अब यहाँ पे हम सिनोनिम की बात करेंगे, एटेन्यूएट की बात करेंगे। एटेन्यूएट की मतलब क्या होता है, तो एटेन्यूएट का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर कर देना, उसको दबा देना, उसको खराब कर देना। तो फोन का मीनिंग यहाँ पर मिलता जुलता है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। फोन का मीनिंग होता है हल्के पीले रंग का, तो एटेन्यूएट का मतलब कई लोग ये समझ सकते हैं कि उसको हल्का कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, लेकिन ये इसका मीनिंग नहीं रहेगा। एग्जैक्ट जो मीनिंग है, जो सबसे सही जो मीनिंग रहेगा वो इसका रहेगा वीकन, उसको कमजोर कर देना। डिले का मतलब होता है टाल देना, तो ये बिल्कुल गलत है। डिस्प्यूट का मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाना, कोई डिस्प्यूट हो जाना, ये बिल्कुल गलत है। वीकन जो रहेगा वो इसका आंसर सही रहेगा, तो 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट, अब 34वां सवाल देखते हैं। 34th क्वेश्चन क्या कहता है? द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड परफंक्टरी इज। अब परफंक्टरी का मतलब क्या होता है? परफंक्टरी का मतलब होता है कि किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं हम कोई काम करते हुए, या उसको बहुत अच्छे से ध्यान से नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से उस काम में हम 100% अपना नहीं दे रहे हैं, तो ये इसका मीनिंग होता है परफंक्टरी का। तो प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत जवाब देना, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। स्टर्न का मतलब ये होता है हार्ड तरीके से। थॉरो का मतलब होता है कि आप पूरी डिटेलिंग में किसी चीज़ को पढ़ते हैं, किसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, तो थॉरो ये हो गया। हाफ हार्टेड का मीनिंग है कि मेरा मन नहीं लग रहा है और मैं उस काम को कर रहा हूँ। तो 34th का जो करेक्ट आंसर होगा हाफ हार्टेड होगा, क्योंकि परफंक्टरी का जो मीनिंग है वो इससे सेम है। तो और यहाँ पे हमसे सिनोनिम ही इन्होंने पूछा है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। 35th नंबर क्वेश्चन, सम वर्ड्स एंड देयर एंटोनिम्स आर गिवन इन द सेम लाइन। कुछ वर्ड्स हैं और उनके एंटोनिम्स हैं वो लाइन में दिए हुए हैं। विच ऑफ देम डज नॉट मैच करेक्टली, इनमें से कौन सा मैच करेक्टली नहीं करता है? फिर वही बात आती है कि आपको नोट को अंडरलाइन करना है, जिससे आपको पता रहे कि इसमें आपको गलत को चूज करना है। ओके, और एंटोनिम देखना है आपको। ये जो फर्स्ट वर्ड है इसका एंटोनिम सेकंड वर्ड होना चाहिए। तो रेशनलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को अच्छे से साइंटिफिक तौर से जानकारी करना और उसको ठीक करना, तो ये होता है रेशनलाइजेशन। और जस्टिफिकेशन ये दोनों ही बिल्कुल सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑब्सिक्यूअस और रूड, इन दोनों का मीनिंग भी जो होता है वो सही होता है, तो इसको आपको करने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल हो रहा है हमारा। ग्रेगेरियस और सॉलिटरी, ग्रेगेरियस का मतलब होता है जो भीड़ भाड़ में रहता है, जो सब लोगों के साथ रहेगा। और सॉलिटरी जो है, सॉलिटरी का मतलब होता है कि अकेले रहना, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। और रेशनलाइजेशन जस्टिफिकेशन वाला जो है ये सही नहीं है, ये इसका एंटोनिम नहीं है, ये इसका सिरोनिम हो रहा है। और विसेरियस और एक्चुअल का मतलब है, विसेरियस मतलब छिपाई हुई कोई चीज़ जो किसी चीज़ के पीछे छुपी हुई है, पर्दे के पीछे छुपी हुई है। और एक्चुअल का मतलब है जो सत्य है, जो सामने आपको दिख रहा है। तो ये सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। ऑप्शन 2 जो होगा उसमें सिनोनिम एंटोनिम नहीं दिए हैं, मतलब इस वर्ड का एंटोनिम ये नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की। 36 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया है अभी देखते हैं। आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन हेयर विच वर्ड वुड बी मोस्ट लाइकली टू से द फॉलोइंग। तो जो ये वर्ड होगा, ये जो सेंटेंस होगा, उसका मीनिंग कौन सा इसमें से वर्ड दे रहा है, एक शब्द में आप उसको बता सकते हैं। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एक तरीके से। अब आप देखिए किसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो कोई बंदा है, वो कह रहा है आई एम गेटिंग आउट ऑफ एयर, मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। दिस प्लेस इज सो स्मॉल, ये जो जगह है ये बहुत छोटी है। आई थिंक द वॉल्स आर गोइंग टू क्रश मी, और मुझे ऐसा लग रहा है ये चारों तरफ की दीवार हैं जो मुझे कुचल के रख देंगी। तो उसको बंद कमरे में रहने का डर लग रहा है, ये मीनिंग निकल कर सामने आ रहा है। और ये जितने भी फोब से लिखा हुआ है सब में देख लो आप, यहाँ पे फोब लिखा हुआ है। फोब का मतलब होता है फोबिया, फोबिया का मतलब होता है किसी भी चीज से डर होना, PHOBIA, तो किसी चीज से डर होना। अब देखते हैं ये कौन कौन से डर हैं। एक्रोफोब क्या होता है? एक्रोफोब होता है ऊंचाई का डर, कि आप बहुत ऊंची बिल्डिंग पे हैं, आप नीचे देखते हैं तो आपको उससे डर लगने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्रोफोबिया, एक्रोफोब है ये। उसके बाद आता है एगोरेफोब। एगोरेफोब का मतलब होता है कि सार्वजनिक भीड़ में जाने से डर लगना, कि बहुत सारी ऑडियंस के सामने हम खड़े हैं, या मीटिंग्स में जा रहे हैं, या दोस्तों यारों में मिलते हैं, तो उसमें हमको डर लगता है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ में वो आदमी को जाने से डर लग रहा है। तो एगोरेफोब ये भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे देखना है कि बंद कमरे में रहने से डर किस पे लग रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो हट ही जाते हैं यहाँ से। उसके बाद हम इसको देखते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक क्या होता है। हाइपोकॉन्ड्रियक भी इसका आंसर नहीं है, मैं आपको बता दूं। हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब होता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर होते हैं। जैसे कोरोना के टाइम पे जो लोग सेफली भी रह रहे हैं उनको भी हमेशा डर बना रहता था, और इससे एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर सामने आया कि हर छोटी बात पे आदमी को डर लगता है कि मुझे कोरोना नहीं हो जाए। वो बार बार हाथ धो रहे हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। वो साफ बैठे हैं, एक जगह पर बैठे हैं, उसके बावजूद भी वो हाथ धोने जाते हैं बार बार, गंदा नहीं होने के बावजूद। तो इसको हाइपोकॉन्ड्रियक बोलते हैं। इस एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, आपको बीमार होने का डर सताता है, आपको गंदे होने का डर सताता है। ये क्लॉस्ट्रोफोब है, ये हमारे इस का क्वेश्चन का सही आंसर है। क्लॉस्ट्रोफोब का मतलब होता है फियर ऑफ एनक्लोज्ड प्लेसेस, बंद कमरों में या घुटन वाली जगह पे आपको जाने से डर लगता है, तो इसको क्लॉस्ट्रोफोब बोलते हैं। और यही इसका मीनिंग निकलता है। आई एम गेटिंग आउट ऑफ हेयर, दिस प्लेस इज सो स्मॉल, आई थिंक द वॉल्स आर गोइंग टू क्रश मी। तो मुझे लगता है इस कमरे की दीवारें हैं जो मुझे कुचल देंगी,
तो उसको बंद कमरे में होने का डर लग रहा है, घुटन वाली जगह पर होने का डर लग रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्लॉस्ट्रोफोबिया। और मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे अब तक के क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 37th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन एन इनकरेक्ट वर्ड। फिर वापस से यहीं पे हमें देखना है इनकरेक्ट वर्ड। पहले मैं सेकंड ऑप्शन आपको बताता हूं, ये गलत है। एक्सेप्ट सुरेश एवरीबडी एल्स एक्सेप्टेड द प्रपोजल। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, बिल्कुल सही है। एक्सेप्ट का मतलब होता है उसके अलावा, सुरेश के अलावा सबने वो जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट किया, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। और हमसे पूछा इनकरेक्ट, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। शी फाउंड द लिविंग कंडीशंस इनहाइजेनिक, तो इनहाइजेनिक जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। हाइजेनिक का जो अपोजिट वर्ड होता है वो अनहाइजेनिक होता है, तो ये हमारे इसका आंसर है। द बुक वाज प्रोस्क्राइब्ड इन इंडिया। अब प्रोस्क्राइब्ड का मीनिंग क्या होता है? प्रोस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि उसको रद्द कर दिया है और उस पर निषेध लगा दिया गया है कि ये जो बुक है ये पब्लिश नहीं हो सकती है इंडिया में, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है आपको साइट, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है आपको साइट सीइंग। तो साइट सीइंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। साइट होता है SIGHT और SEEING। तो साइट सीइंग नाम का एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग है कि हम दृश्य देखने के लिए जाते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है, या तो इस क्वेश्चन पे बोनस मार्क मिला होगा, या फिर इनका जो इसके पीछे, इस क्वेश्चन के पीछे और फोर्थ आंसर, थर्ड जो ऑप्शन है उसको आंसर लगाने का रीजन ये हो सकता है कि साइट नाम का वर्ड होता है और सीइंग नाम के दोनों के वर्ड होते हैं, दोनों को मिलाकर अगर बोला जाएगा तो इसका कोई वर्ड नहीं बनता है। या तो इस पे बोनस मिलेगा, या तो ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि इनकरेक्ट वर्ड इसमें भी है और इसमें भी है। और अगर ये पर्टिकुलर एक एक वर्ड की बात करते हैं तो इनहाइजेनिक जैसा कोई भी वर्ड नहीं होता है, लेकिन साइट जो है CIT, इसका ये वर्ड बिल्कुल होता है। तो या तो इस पे बोनस अंक मिला होगा और बोनस अंक नहीं मिल रहा है, तो आप थर्ड क्वेश्चन पे अगर क्लिक करते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, और नहीं तो इस पे बोनस अंक मिला ही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 38th क्वेश्चन की। 38वें सवाल में आपको क्या दिया हुआ है? 38वें सवाल में देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट हैव ए करेक्ट प्रीफिक्स। कौन से में प्रीफिक्स सही से नहीं लगा हुआ है? वैल्यूएशन का डिवैल्यूएशन हो जाता है। वैल्यूएशन का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू बढ़ना, वैल्यू उसकी होना। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू में गिरावट आना। दूसरा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे पूछा है कि नॉट करेक्ट, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये इसका आंसर नहीं होगा। लेजिटिमेट का आंसर होगा, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बिल्कुल सही है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। लेजिटिमेट का मतलब होता है कि सही तरीके से किया हुआ काम, तो इलेजिटिमेट मतलब गलत तरीके से किया हुआ काम। नेक्स्ट होता है सुपर ह्यूमन। सुपर ह्यूमन और ह्यूमन होता है बिल्कुल, तो इसमें प्रीफिक्स जो है वो बिल्कुल सही लगा हुआ है। ऑर्डेन का कोई भी, ऑर्डेन से पहले कोई भी प्रीफिक्स नहीं लगता है, तो इनऑर्डेन जो है ये बिल्कुल गलत है। ऑर्डिनर और ऑर्डिन, इसमें सुफिक्स जरूर लगते हैं, तो ये जो आंसर होगा इसका फोर्थ ऑप्शन होगा, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आप निश्चिंत होकर इस पर टिक कर सकते हैं, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो हम अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से पुराने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आमतौर पे जो, जैसे आपका पटवारी हो गया या आपकी LDC की एग्जाम हो गई, यहाँ तक कि RAS की भी जो एग्जाम होती है उसमें भी इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो लगभग इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो सरल तो नहीं है, ये मीडियम टू टफ है। तो मीडियम आप इसको रेंज में बता सकते हैं, तो आपको थोड़ी सी मेहनत इसके लिए करनी होगी। 25 क्वेश्चन कोई छोटी बात नहीं है, तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़नी होगी। अच्छी बात यह है कि मैं आपको इंग्लिश का जो सिलेबस था, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा है और प्रॉमिस किया है कि मैं आपको इंग्लिश का जो भी पूरा सिलेबस है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़वाने वाला हूँ। साथ में मैं इसके क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से करवाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट हैव ए करेक्ट सुफिक्स। तो कौन सा जो है उसमें सुफिक्स नहीं लगा है, तो नॉट यहाँ पे पूछा है। ऑथोरिटी, ऑथोरिटेरियन बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये आंसर का पार्ट नहीं होगा। दूसरा है प्रीस्ट, प्रीस्टहुड होता है बिल्कुल, ये आंसर नहीं होगा। फिर इन दोनों में बहुत फर्क आ रहा है। ब्यूटी का ब्यूटियस होता है, लेकिन ब्यूटियस की जो मीनिंग है वो BEAUTEOUS होती है। अमेरिकन इंग्लिश में ये वाली मीनिंग भी होती है, तो ये शायद सही हो सकता है। लेकिन स्टैच्यू का स्टैच्यूटली बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ये इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि ये नॉट करेक्ट है। ब्यूटियस का हो सकता है, या तो स्टैट्यूटली होगा, या फिर ब्यूटी का ब्यूटियस अगर हम अमेरिकन इंग्लिश को नहीं लेके चलते हैं तो नहीं होगा। या तो इसमें बोनस आपको मार्क मिला होगा, या इसका आंसर होगा
फोर्थ क्वेश्चन। मैं आपको टाल नहीं सकता, मैं आपको गलत जानकारी नहीं ले सकता। आपको लग रहा होगा कि कई क्वेश्चंस में मैं आपको बोनस मार्क्स की बात कर रहा हूँ या गलत और सही की बात कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि जहाँ पर मैं खुद पूरी तरीके से पक्का नहीं हूँ कि इन्होंने किस तरीके से इसका आंसर लिया होगा, क्योंकि इसकी आंसर शीट मुझे कहीं पर भी मिली नहीं, तो उसमें मैं आपको गलत जानकारी बिल्कुल भी नहीं देना चाहूँगा। तो इसमें या तो आपको बोनस नंबर मिला होगा या अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से माने तो ये सही है और ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर इसका कोई आंसर बनता है तो इसका आंसर बनेगा फोर्थ, जो इसका ऑप्शन है वही इसका आंसर बनेगा, वरना इसमें बोनस अंक को जरूर मिला होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 40th नंबर के क्वेश्चन की। 40th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, राम क्वेश्चन मार्क क्लासेज रेगुलरली सिंस जुलाई। राम जो है वो क्लासेस ले रहा है रेगुलरली जुलाई से, जुलाई महीने से राम रेगुलर अपनी क्लासेज में जा रहा है। तो इसका सही सही आंसर होगा हैज़ बीन अटेंडिंग। तो इसमें आपको सीधा सा मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इसमें आपको लगेगा, क्योंकि सिंस एंड फोर वाला जब आ जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगेगा। तो ही हैज़ बीन अटेंडिंग, अटेंडेड पास्ट टेंस के लिए जाता है, हेड अटेंडेड जाता है पास्ट परफेक्ट के लिए, और अटेंड जाता है रेगुलर किसी चीज़ के लिए। लेकिन वो प्रेजेंट का जो कॉमन जो सेंटेंस होते हैं वो उनमें लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर थर्ड होगा, क्योंकि ये हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की इसमें बात कर रहे हैं। नेक्स्ट 41 फर्स्ट क्वेश्चन 41वां सवाल, ही हेल्प हिम मोर देन ही क्वेश्चन मार्क हिज ऑन चिल्ड्रन। तो उन्होंने किसी लड़के की या किसी की उससे ज़्यादा मदद की जितनी वो खुद के अपने बच्चों की मदद करता है। तो करता है में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा। यहाँ पे कई लोग हेल्प सोच सकते हैं इसका आंसर, लेकिन ये नहीं है। आप इस क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर देखेंगे सेंटेंस का, तो उसमें उसके हिसाब से इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, तो हेल्प्स इसका आंसर होगा। तो वो उसने उसकी इतनी मदद की जितनी वो अपने बच्चों की भी नहीं करता है। ऐसा नहीं था इसमें कि दोनों ने मदद मांगी, कि एक आदमी ने भी मांगी उससे और उसके बच्चों ने भी मांगी, लेकिन उसने उस व्यक्ति की ज़्यादा मदद कर दी और अपने बच्चे की ज़्यादा मदद कर दी नहीं की। तो ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, ये जनरल सेंटेंस है। इसमें आपका जो आंसर होगा ये फोर्थ ऑप्शन होगा, जो रहेगा हेल्प्स। नाउ 42nd क्वेश्चन, 42वां सवाल हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैसिव कंस्ट्रक्शन। तो पैसिव कंस्ट्रक्शन कौन सा नहीं है, लेट द ऑर्डर बी गिवन, बिल्कुल ये पैसिव है। मस्ट दिस ट्री बी कट, ये भी बिल्कुल सही है। व्हेन इज द मेल डिलीवर्ड, ये भी सही है। तो ही इज गॉन जो है ये इसका सही आंसर होगा। सेकंड जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। लेट द ऑर्डर बी गिवन, ऑर्डर को दिया जाना चाहिए, दे देने दो ऐसा। व्हेन इज द मेल डिलीवर्ड, मेल डिलीवर कब किया जाता है। इसका अगर आप एक्टिव पॉइंट्स वॉइस अगर आप इसकी बनाएंगे तो वो ये बनेगी कि वो मेल को कब डिलीवर करता है। तो यहाँ पे जो पोस्टमैन है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं किसके बारे में बात कर रही है, तो हमेशा यही, क्योंकि मेल को आपको जो डिलीवर करेगा वो पोस्टमैन ही आपको डिलीवर करता है। मस्ट दिस ट्री बी कट, इस ट्री को क्या काट देना चाहिए। तो क्या तुम इस ट्री को काटोगे, क्या इस ट्री को काट देना चाहिए। तो ये पैसिव वॉइस ही रहा। तो ही इज गॉन जो रहेगा वो आपका एक्टिव वॉइस ही है, पैसिव वॉइस नहीं है। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा था कि नॉट ए पैसिव कंस्ट्रक्शन बताओ। नाउ 43rd क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 43वां सवाल क्या कहता है, व्हाट हैपेंस व्हेन ए सेंटेंस कंटेन्स टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट अगर किसी सेंटेंस में आ जाएं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में होते हैं, तो ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो किसी एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो लास्ट में आते हैं। ये चेंज टू पैसिव वॉइस, अगर इसको चेंज किया जाए पैसिव वॉइस में, तो हमने देखा है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट शुरू में होता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में उसको चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के यहाँ लेके आ जाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के यहाँ लेके आ जाते हैं। लेकिन अब बात कर रहे हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो इस कंडीशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज इट इनटू एक्टिव वॉइस। तो हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हमने खूब पढ़े हैं और हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट होने पे भी एक्टिव से पैसिव बनाया जा सकता है। बोथ द ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। तो दोनों ही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को एक साथ आप सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, सब्जेक्ट सिर्फ एक ही होता है। ईदर ऑब्जेक्ट में बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव कंस्ट्रक्शन वाइल द अदर ऑब्जेक्ट इज रिटेन। तो इसमें ये वाली कंडीशन फॉलो होती है कि एक ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना दिया जाता है, दूसरे को वहीं पे रखा जाता है और वो ऑब्जेक्ट वहीं पे रहता है। इन सच केसेस वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड इन द पैसिव कंस्ट्रक्शन। तो रिमूव तो आप किसी सेंटेंस को कर ही नहीं सकते, किसी भी वर्ड को, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ईदर ऑब्जेक्ट may become the subject of the passive construction while the other object is retained। तो ये बिल्कुल इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 44th क्वेश्चन, 44वां सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन इनडायरेक्ट नरेशन इज नॉट करेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा रहेगा। ही सेड दैट ही लिव्ड मैनी ईयर्स इन चाइना, तो बिल्कुल सही है, उसने कहा कि वो कई साल तक चाइना में रहा। ही एक्सक्लेम सैडली दैट ही वॉज अनडन, तो उसने सैडली एक्सक्लेम किया, चीखा दैट ही वॉज अनडन, कि वो कंप्लीट नहीं कर पाया, ये भी बिल्कुल सही है। द पुलिसमैन इंक्वायर्ड ऑफ द मैन वेयर वॉज ही गोइंग, तो ये भी बिल्कुल सही है। ही शाउटेड टू देम टू लेट हिम गो, अब शाउटेड टू नहीं होता, शाउटेड एट होता है, तो ये बिल्कुल इसका आंसर रहेगा, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल सही आंसर है। जस्ट ए सेकेंड, मेरे को एक कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं एक बार उसको कंफर्म कर लेता हूँ। ही सेड दैट ही लिव्ड मैनी ईयर्स इन चाइना, उसने कहा कि वो चाइना में कई साल रहा। सॉरी, ये जो है बिल्कुल सही है लास्ट वाला, फोर्थ जो ऑप्शन है, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो गलत है। तो ही सेड दैट ही हैड लिव्ड आएगा, यहाँ जो है मेरे से गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैंने यहीं पे ये गलती सुधार ली है। तो ये फर्स्ट, ये जो आंसर रहेगा फर्स्ट जो ऑप्शन है, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। और ही शाउटेड टू देम टू लेट हिम गो, ये बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट इसका जो फर्स्ट जो ऑप्शन होगा, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। आई एम सॉरी, स्लिप ऑफ माई माइंड, आई एम रियली सॉरी। तो आपका सही आंसर यही रहेगा, ही सेड दैट ही हैड लिव्ड मैनी ईयर्स इन चाइना, ये इसका सही आंसर होने वाला है। अब हम देखते हैं 45th क्वेश्चन क्या रहेगा। 45th का सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, शी सेड आई गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग। शी सेड दैट शी गोज फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, तो शी गोज नहीं आएगा, शी वेंट आएगा, क्योंकि इसको हम पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। जब सी सेड ही लिखा हुआ है तो वो पास्ट टेंस में, अंदर वाली जो चीज़ होगी वो पास्ट टेंस में चेंज होगी। बाकी सब सही है, अगर हमें इनकरेक्ट ही मिल गया तो उसके बाद बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप चाहें तो मैं पढ़ देता हूँ। लेट्स पनिश दैट बॉय सेड आई, मैंने कहा कि उस लड़के को पनिश करो। आई सजेस्टेड पनिशिंग द बॉय, तो मैंने सजेस्ट किया कि उस लड़के को पनिश किया जाना चाहिए। ही सेड यू नीड नॉट वेट, उसने मुझसे कहा कि तुम्हें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ही सेड दैट आई नीड नॉट टू वेट, मुझे ज़रूरत नहीं है वेट करने की, बिल्कुल सही है। अशोक टू मोहन, अशोक ने मोहन से कहा कांट यू रिटर्न इट टुमारो, क्या तुम ये कल मुझे वापस नहीं दे सकते। तो अशोक आस्क्ड मोहन वेदर ही कुड नॉट रिटर्न इट द नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे बिल्कुल सही लगा दिया, वेदर एकदम सही लगा दिया। अशोक आस्क्ड मोहन से कुड नॉट रिटर्न, आज के हिसाब से कुड नॉट रिटर्न भी बिल्कुल सही है। तो इसका एकदम सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, जो कि नॉट करेक्ट है। ठीक है। 46 क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, Which of the following pairs of sentences is not a correct transformation from interrogative to assertive? Interrogative होता है क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस, और assertive हमारा है जनरल सेंटेंस, जिसमें हम स्टेटमेंट हम लिखते हैं, स्टेटमेंट वाला जो भी होता है। तो हम बात कर रहे हैं 46 क्वेश्चन की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हम सब पढ़ते हैं और देखते हैं क्या आंसर इसका निकल रहा है, क्या थर्ड जो मैंने लगाया है ये सही है या नहीं। वट दो वॉज वी हैपन टू बी लेट, अगर क्या हो जाता है हम लेट हो जाते हैं तो इट डज नॉट मैटर दो वी हैपन टू बी लेट, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लेट हो जाएं, तो ये बिल्कुल सही है। और आपसे नॉट करेक्ट पूछा है तो ये सही है, इसका मतलब ये गलत है। वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, क्यों फालतू की चीज़ों को पढ़ने में हम अपना टाइम वेस्ट करें। तो इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट द टाइम इन रीडिंग ट्रैश, तो फालतू की चीज़ों को पढ़ने में जो टाइम वेस्ट करना है वो एक्सट्रीमली फुलिश है, ये कोई सही बात नहीं है। बिल्कुल सही, तो सेंटेंस सही है लेकिन आंसर गलत है क्योंकि नॉट ए करेक्ट आपसे पूछा है। व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, उनकी ग्लोरी कब फेड हो सकती है, तो इसका मतलब है अपन बोलते समय ये बोलते हैं कि उसको कोई हरा सकता है क्या, मतलब कहने का मीनिंग है कि उसको कोई भी नहीं हरा सकता, तो यही आंसर इसमें निकल के आ रहा है। सेंटेंस सही है इसलिए आंसर गलत है। व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, आंसर थर्ड है, बिल्कुल सही है क्योंकि ये गलत है। वर बी सेंट इनटू द वर्ल्ड सिंपली टू मेक मनी, क्या हमें समाज में या धरती पे सिर्फ पैसा कमाने के लिए भेजा है, तो रीजन वाई वी वर सेंट इनटू द वर्ल्ड वाज टू मेक मनी, तो बिल्कुल गलत है। तो हमको यहाँ पे लगाना था कि नॉट, हमें दुनिया में सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं भेजा है। रीजन वाई वी वर सेंट इनटू द वर्ल्ड वॉज नॉट टू मेक मनी ओनली, तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं भेजा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन रहेगा। आप निश्चिंत होकर इस पर टिक कर सकते हैं।
47th क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट ए करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी से आपको असर्टिव में करना है, क्वेश्चन मार्क से फुल स्टॉप वाले में। ओ दैट आई वर यू, ओ दैट आई वर यू अगेन, एक्सक्लेमेटरी है, सॉरी एक्सक्लेमेटरी साइन इसमें लगेगा, ये वाला साइन जो होता है, ओ दैट आई वर यू अगेन, तो मैं विश करता हूं कि मैं तुम जैसा बन जाऊं वापस, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। 47 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर गलत है क्योंकि सही चेंज हुआ है और हमसे नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये करेक्ट है, तो आंसर नहीं होगा। अलास दैट यूथ शुड पास अवे, ये दुख की बात है, ये सोचने में ही बुरा लगता है कि यूथ जो हैं वो मर जाते हैं, पास अवे हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। जवानी में किसी का मरना गलत बात है, तो ये भी सोच के ही बुरा लग जाता है, बिल्कुल सही है। और नॉट करेक्ट हमसे पूछा है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। हाउ ब्यूटीफुल इज नाइट, नाइट जो है वो कितनी सुंदर है, तो नाइट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जो रात है वो बहुत सुंदर है, ये इसका मतलब निकल रहा है। सेंटेंस सही है, सही चेंज किया है, इसलिए आंसर नहीं होगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। नेक्स्ट जो है, फोर टू थिंक ऑफ आर मीटिंग हेयर, हमारी मीटिंग के लिए यहाँ पर होना सोचना, तो इट इज़ स्ट्रेंज लेस्ट, तो लेस्ट जब आ जाता है तो वो वैसे ही उसमें वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म लगती है, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, तो ये गलत है सेंटेंस, इसलिए ये आंसर जो है इसका सही है, तो फोर्थ जो ऑप्शन होगा ये हमारा करेक्ट आंसर इसमें होने वाला है। 48th क्वेश्चन, 48वां सवाल क्या कहता है, देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिस्क्राइब्स ए डिटर्मिनर, डिटर्मिनर क्या होगा, इसकी डेफिनेशन है, सीधा सीधा इसका आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। थर्ड इसका आंसर है, इट इज ए वर्ड विच प्रिसीड ए हेड वर्ड इन ए नाउन फ्रेज, तो नाउन फ्रेज में जो हेड जो वर्ड होता है, मेन जो वर्ड जो होता है नाउन होगा, उसको प्रिसीड करता है, मतलब उससे पहले आएगा, यहाँ पे नाउन आएगा और यहाँ पे उससे पहले डिटर्मिनर आ जाता है, तो ये सही है, बाकी के सारे जो भी ऑप्शन हैं वो गलत हैं। जस्ट ए सेकेंड, अब हम बात करते हैं, लास्ट दो सवाल हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। 49th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर्टिकल्स हैव नॉट बीन यूज्ड करेक्टली, आर्टिकल जो हैं वो करेक्टली यूज किए नहीं गए हैं, तो ये हम देखते हैं। द प्ले वॉज इंटरेस्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, तो आर्टिकल हमसे पूछा है, ये करेक्टली नहीं गया, तो यही सीधे सीधे हमको समझ में आ गया, ये इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे गलत लिया है, बिगिनिंग टू एंड, तो एंड जो होता है वो दी एंड लिखते हैं, और आपने मूवीज देखते समय लास्ट में देखा होगा कि दी एंड लिखते हैं, तो बिगिनिंग और एंड इनसे पहले द आर्टिकल लगता है। द सेंट्स प्रेयर वाज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, बिल्कुल सही है। इन्वाइटेड मी टू लंच, तो इन्वाइट किया जाता है लंच के लिए, तो लंच से पहले दा नहीं लगेगा, बिल्कुल सही है। इज वुमेन, विमन, विमन जब औरत की पूरी जाति के लिए बात करेंगे तो ए एन दा कुछ भी नहीं लगा। इज वुमेन रियली द वीकर सेक्स, बिल्कुल सही है। 50th क्वेश्चन, अब 50वां सवाल क्या कहता है, ये हमारा आखिरी सवाल रहेगा आज का। फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल क्वेश्चन मार्क डिलीजेंस एंड स्किल द प्रोपोजिशन दैट फिट्स इनटू द ब्लैंक विल बी, तो ब्लैंक में आप क्या भरेंगे, तो इसका सही आंसर होगा टू, तो इम्पॉसिबल टू डिलीजेंस, ये फिक्स प्रोपोजिशन है, ये आपको अच्छे से पढ़ने होंगे, आपको समझ में आ जाएगा, डिलीजेंस और स्किल से पहले यहाँ पे टू लगेगा, तो इसका मीनिंग यह है कि डिलीजेंस और स्किल से ही सिर्फ काम नहीं चलता, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो इम्पॉसिबल होती हैं, आपको कड़ी मेहनत करनी होती है तब जाके वो काम किए जा सकते हैं। अब ऐसा है कि आप कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हैं लेकिन आपकी स्किल बहुत है, आप होशियार हैं, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे, मतलब वो इम्पॉसिबल है वो टास्क करना। आप जब खुद से मेहनत करेंगे तब वो टास्क आपकी कंप्लीट होगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो स्किल पे बेस्ड नहीं होती, मेहनत पे बेस्ड होती हैं, तो ये है कि इसमें टू जो है टू प्रिपोजिशन लगेगा, तो थर्ड जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आज के सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन है। एक और पेपर है जो 2013 में लगा था, उसके बारे में भी हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज हमने 25 क्वेश्चन देखे और हर क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको इन 25 क्वेश्चन में से 26 से लेके मैंने 50th जो है वहाँ तक क्वेश्चन कराए हैं, कुल 25 सवाल करवाए हैं। इन 25 सवालों में से कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से परेशान कर रहा है, आपको लगता है कि इसका आंसर मेरे समझ में नहीं आ रहा है, या आप डिस्कशन करना चाहते हैं कि सर आपने जो क्वेश्चन है वो गलत बता दिया या कहीं पे मुझसे गलती हो गई हो, तो आप उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या हमारे ईमेल जो है एड्रेस, उस पर आप क्वेश्चन अपना या अपनी क्वेरी लिखकर भेज सकते हैं, जो आपको ये यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में उसकी डिटेल्स में आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है PRAD_, ये डैश की फॉर्म में होता है, नीचे की तरफ आता है, और इजी EASY ऐसा करके एक चैनल बना हुआ है,
टेलीग्राम पे प्रेडिजी, आप इसको देख लें। और आप यूट्यूब पे जो आप लोगो देखते हैं वही लोगो वहाँ पे भी लगा हुआ है प्रेडिजी का, तो आप प्लीज़ वहाँ पे देखें और उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। 25 सवालों को आप वापस से देख लें, अच्छे से इनको चेक कर लें और आप इसको उससे समझ में आ जाएगा आपको कि कौन से किस तरीके से आपसे पूछा गया। मैंने जब आपसे सिलेबस डिस्कस किया तो यही बात की थी कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने आपको 25 सवाल करवाए हैं इंग्लिश के, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आगे की वीडियोस में हम इसी तरीके के क्वेश्चंस लेंगे आप, और जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आप ये देख पाएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वजह से आपको ये समझ में आएगा कि मैं जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, मॉडल पेपर जो भी मैं सॉल्व करवाऊंगा वो एग्ज़ाम के लेवल के हैं भी या नहीं। ओके, तो आप ये जज करने में आपको आसानी रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ ये डिस्कशन करके। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, तो इसकी वजह से जब लोग सर्च करते हैं पेपर्स के बारे में तो हमारी वीडियोस हैं वो बहुत ऊपर नहीं दिखती हैं। और मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से और सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको बाकी लोगों से शेयर करें जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। साथ में इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हो वो मेरे से पूछ सकें, आप उनकी भी मदद हो सके। और आप उनसे कहिएगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी वो ज्वाइन करें। इसी के साथ चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे अहेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन।